आज हम बात करेंगे कंबस्चन और फ्लेम की। कंबस्चन मतलब चीजों का जलना और फ्लेम मतलब कि उसमें से आग निकलना। देखिए, कोई भी चीज अगर आपको जलानी हो तो तीन चीज की जरूरत पड़ती है आपको। एक तो जलाने के लिए फ्यूल, मतलब कि आपको जलाना है। साथ में गर्मी, मतलब कि एक टेम्परेचर पे ही वो चीज जलेगी वरना नहीं जलेगी। और तीसरी चीज है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन वहां पे नहीं हुआ तो रिएक्शन ही नहीं होगी जिससे कि होता है कंबस्चन, मतलब आग लगती है। चीजों को जलाना हमारे बहुत काम आता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री इसी पे खड़ी हुई है। यहाँ तक कि गाड़ियां भी जो है फ्यूल को जलाकर ही तो चल पाती हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, सीएनजी वगैरह। यहाँ तक कि जो हमारे घर में चूल्हे होते हैं वो भी तो फ्यूल को जलाकर ही आग जला रहे हैं। मतलब कहीं पे भी आपकी आग जल रही है तो कोई ना कोई फ्यूल जल रहा है जिसकी वजह से वो आग जल पा रही है आपकी। हमारे घर में जो बिजली आती है वो भी किसी थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाने के बाद ही आती है आमतौर पे, और भी वैसे अलग अलग तरीके हैं लाने के। पर कंबस्शन हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 6.1 में बोल रहे हैं व्हाट इज कंबस्शन। कुछ भी नहीं, बस कोई भी चीज अगर रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और उसके बाद गर्मी देती है हमें, गर्मी देती है और साथ में लाइट भी देती है, तो उस चीज को हम बोल देते हैं कंबस्शन। ये होता कैसे है? मान लीजिए कि आपने पेपर जलाया, तो पेपर जलाया आपने तो हुआ क्या, असल में आपने उसकी रिएक्शन कराई है ऑक्सीजन के साथ। पर डायरेक्ट पेपर कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा ऑक्सीजन के साथ, तो हम क्या करते हैं, पहले उसको एक एनर्जी देते हैं, एक जो आग उसे पहले से देनी पड़ती है हमें। एक बार जो रिएक्शन स्टार्ट हो जाए ऑक्सीजन की, तो फिर वो रिएक्शन अपने आप चलती चली आती है। बीच में चाहे तो आप रोक भी सकते हैं उस पर पानी डाल के, वरना वो पूरा खत्म करके ही मानेगा पेपर को। होता क्या है कि उसके अंदर से फिर धुआं निकलते हैं। धुआं होता कुछ भी नहीं है, वो जो पेपर का छोटा छोटा सा टुकड़ा है ना, वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर वो हवा के अंदर मिक्स हो गया होता है, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर फॉर्म्स में चला गया होता है वो। इसलिए हमें छोटे छोटे धुआं ही दिख रहे होते हैं वहां पे, छोटे छोटे से पार्ट उसके। और बाकी जो पार्ट एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है वो हमें राख देखने को मिल जाती है, जो पूरी तरह से नहीं जल पाए। ये चीज तो हम हर जगह देखते हैं, कोई चीज अगर पूरी तरह से नहीं जल पाती है तो राख बच जाती है, कोई चीज पूरी तरह जल जाए तो राख नहीं बचती, सब जो है ऊपर उड़ जाता है। कुछ तो इतने अच्छी तरीके से जल जाते हैं कि उसका धुआं भी नहीं दिखता हमको। जैसे कि एलपीजी गैस होती है, वो इतनी अच्छी तरीके से जलती है पूरी तरह से कि उसका धुआं भी नहीं दिखता हमें। अब देखिए, अलग अलग तरह की चीजें अलग अलग तरह से जलती हैं। कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जो जलती नहीं है, पर कुछ चीजें जो जलती हैं, जैसे कि मान लिया कोयला है, कोयले को जलाएंगे तो क्या होता है, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हुई तो कोयला बना था कार्बन का, और हवा से ऑक्सीजन लेने के बाद वो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ जो उसे देना था वो देकर गया हमें, मतलब कि एनर्जी। एनर्जी दो फॉर्म में निकली उसके अंदर से, एक तो हीट के फॉर्म में और एक लाइट की फॉर्म में। हीट के फॉर्म में जो निकली वो हम फील कर पाते हैं गर्मी को, और लाइट की फॉर्म में तो आपको पता ही है कि जलता हुआ फ्लेम दिखता है हमें। ऐसे ही होता है मैग्नीशियम जलाने पे। आपने तो ये जलाया भी होगा शायद किसी एक्सपेरिमेंट में अपने पिछली क्लासेस में। होता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेता है, और साथ में थोड़ी सी चमक देकर आता है, थोड़ी सी गर्मी भी देता है। और फिर जलने के बाद थोड़ा सा धुआं पैदा होता है और थोड़ी सी राख भी बच जाती है। तो ओवरऑल कहीं पे भी आप जो है कंबस्चन को देखें, मतलब चीजों को जलते हुए देखें, तो बस ये समझिएगा उससे कि इसकी रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन के साथ, जिसके बदले में वो हमें दे रहा है एनर्जी। एनर्जी दो तरीके से दे सकता है, या तो हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में, या फिर दोनों थोड़ा थोड़ा दे देगा। और जो भी चीज को जलाया जाता है ना, अगर वो चीज जल पा रही है तो उसको हम कंबस्टेबल सब्सटेंस बोल देते हैं। अब ये बच्चा बोल रहा है कि खाना हमारे लिए एक फ्यूल की तरह है, तो क्या वो भी जलता है? तो जवाब है हाँ, वो भी एक तरह से जलता ही है, पर उसमें हाँ ऐसा नहीं है कि फ्लेम वगैरह निकल रही है, पर हीट एनर्जी निकलती है उसमें से। उसी हीट एनर्जी का इस्तेमाल कर कर हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस पूरे होते हैं। इसीलिए हाँ, ये बात सही है कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे बॉडी के लिए एक फ्यूल की तरह काम करती है। वैसे है ये एक बहुत ही डिटेल प्रोसेस जो आप हायर क्लासेस में समझेंगे। एक्टिविटी 6.1 में बोल रहे हैं कि आप पहचानिए ये जो मटेरियल है इनमें से कौन कौन से कंबस्टेबल, मतलब जलने वाले सब्सटेंस है, और कौन से नॉन कंबस्टेबल, मतलब कि नहीं जलने वाले। देखिए, वुड जल जाएगा। तो कुछ चीजें देखिए आसानी से जो जल जाती हैं उसी को हम कंबस्टेबल बोलेंगे। कुछ चीजें जो है आसानी से नहीं जलती पर जल जाती हैं बड़ी मुश्किल से, तो वो नॉन कंबस्टेबल कहलाएगा, मतलब वो फ्यूल की तरह यूज नहीं हो सकता ना आसानी से। वैसे देख लिया एक्टिविटी 6.2 में क्या बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना जरूरी होता है आग लगाने के लिए। आप तीन कैंडल ले लीजिए, तीनों में से एक कैंडल में क्या करिए, आप जो है हवा ऊपर से भी आने के लिए जगह छोड़ दिए, नीचे से जाने के लिए भी छोड़ दिए जगह। नीचे से क्या छोड़ दिया, दोनों तरफ स्टिक लगा दिए, तो बीच से हवा भी चली आएगी, मतलब ऑक्सीजन पास होने की जगह रहेगी यहाँ पे। दूसरे वाले में क्या करिए, नीचे से ऑक्सीजन नहीं आ सकता, सिर्फ ऊपर से आ सकता है। तो आप क्या देखेंगे कि थोड़ी देर वो जलने के बाद जो है ना मोमबत्ती बुझ जाएगी, क्यों? क्योंकि इनफ ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पा रहा है। और तीसरे वाले को आप नीचे से ही बंद रखिए, ऊपर से ही बंद कर दिए, तो जल्दी जैसे ही आप बंद करेंगे ना जरा सी देर में ही बुझ जाएगी। मतलब कि ऑक्सीजन जब तक है तब तक आग जल रही है, जब तक ऑक्सीजन रहता है सिर्फ तब तक। जैसे ही खत्म हुआ वैसे आग भी खत्म। क्योंकि असल में रिएक्शन तो फ्यूल और ऑक्सीजन के साथ ही हो रहा है ना, जिससे कि आग जल पा रही है। आगे देखिए बच्चा क्या बोल रहा है कि सन के अंदर भी हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब बहुत सारी एनर्जी, मतलब हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो पा रही है, जिसकी वजह से पूरी धरती भी गर्म रहती है।
वो एक खास तरह के फिनोमेना से हो पाता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। मतलब एक रिएक्शन होती है जो कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर होती है, जिसके बारे में हम हायर क्लासेस में जानेंगे। उसको अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं तो ये समझिए कि दो हाइड्रोजन के एटम होते हैं, वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं बहुत ज्यादा दबाव के कारण या फिर टकराने के कारण। वो जो है एक साथ उनका न्यूक्लियस मिल जाता है, जब मिल जाता है तो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, वो हीलियम गैस बन जाती है। अब वो जब हीलियम गैस में चेंज हो गए दो हाइड्रोजन के एटम, तो उसके अंदर से निकली बहुत सारी एनर्जी। वो बहुत सारी एनर्जी जो है लाइट के फॉर्म में और हीट की फॉर्म में हमारी धरती तक भी आती है और पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। मतलब पूरे ब्रह्मांड में तो देखा जाए तो इतनी दूर तक तो नहीं फैल पाएगी, पर जहां तक उसका दायरा जाता है वहां तक वो जो है गर्मी भी फैलाता है। और देखिए कोई भी चीज जब स्टेबल होती है ना, तो अपने अंदर से एनर्जी छोड़ती ही छोड़ती है, तभी जाकर वो स्टेबल हो पाती है। जैसे कि एक हवा में उड़ती हुई बॉल, उसको आप कैच करेंगे ना तो आपके हाथ गर्म हो जाएंगे, आपके हाथ पे चोट भी लगेगी, मतलब कि एनर्जी उसने आपके हाथ में ट्रांसफर करी, तभी तो वो शांत बैठी बॉल, वरना तो उड़ रही थी हवा में बहुत तेजी से। तो यही होता है जब दो हाइड्रोजन के एटम इधर उधर घूम रहे होते हैं, जब टकराने के बाद एक जगह शांत हो जाते हैं वो हीलियम की गैस के फॉर्म में, तो अपने अंदर से बहुत सारी एनर्जी छोड़ते हैं। बस मैंने बेसिक आपको बता दिया है, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं उसके अंदर। वही हीलियम जो है चेंज हो जाता है अलग अलग फॉर्म्स में और आयरन भी बना देता है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स बनते हैं बीच में, जिसके बारे में आप हायर क्लासेस में जानेंगे। देखिए एक्टिविटी 6.3 में बोल रहे हैं, ये तो वही एक तरह से रिएक्शन दोबारा से करा रहे हैं। ये वाला क्या बोल रहे हैं कि एक कोयला ले लीजिए, उसको आप तवे पे रख दीजिए, जलता हुआ कोयला होना चाहिए, उसको आप ढक दीजिए, ढक देंगे ना थोड़ी देर बाद देखेंगे कि वो कोयला बुझ गया जलता हुआ। क्यों बुझ गया? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिली भाई। ऑक्सीजन जरूरी होता है कोई भी चीज जलाने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि किसी के अगर कपड़े में आग लग जाए तो मोटा कंबल उस पर लपेट दो। कंबल लपेट दोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी उस कपड़े को अलग से, तो इंसान जो जल रहा होगा वो बच जाएगा कंबल लपेटने की वजह से। और खास तौर से गीला कंबल लपेटो तो और भी बेहतर होता है, क्योंकि गीला कंबल क्या है कि चीजों को ठंडा भी कर देता है, तो फिर और आग लगने का चांस कम हो जाएगा। अब आपके लिए एक सवाल है कि आप जो है माचिस की तीली जलाकर एक पेपर जला सकते हैं, जाहिर सी बात है उससे जलाया भी होगा आपने, पर क्या उसी माचिस की तीली से आप एक बड़ी लकड़ी का टुकड़ा जला सकते हैं क्या? तो जवाब है नहीं, नहीं जला पाएंगे आसानी से। उसके लिए आपको ज्यादा आग की जरूरत पड़ेगी, पहले पेपर जलाना पड़ेगा, उस पेपर की आग से शायद आप जला पाए उस लकड़ी के टुकड़े को। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ चीजों को जलाना बड़ा आसान है, वो कम टेम्परेचर पे ही आग पकड़ लेते हैं, मतलब ज्यादा कंबस्टेबल होते हैं वो। जबकि कुछ चीजों को जलाना मुश्किल होता है, आसानी से आग नहीं पकड़ते, उसके लिए पहले आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है अच्छी खासी, तब जाके उनका आग जलना शुरू होता है। क्या आपने फॉरेस्ट फायर्स के बारे में सुना है? सुना ही होगा, बड़े बड़े फायर लगते रहते हैं जंगलों में, बहुत बड़ी बड़ी भीषण आग लग जाती है, हजारों कई बार तो लाखों ट्रीज जो है जल जाते हैं उसमें। वो आग कोई लगाता नहीं है, वो खुद ही लग जाते हैं, कभी कभार तो लगा भी देते हैं लोग, पर आमतौर पर खुद ही लगते हैं। वो आग कैसे लगते हैं? पेड़ों में डायरेक्ट आग नहीं लगती, जो सूखे पत्ते होते हैं, वो जब धूप पड़ने से बहुत तेज गर्मी पड़ती है ना, तो उसमें आग पकड़ लेती है वो पत्ते से पत्ते और जलते हैं और जलते करते करते जब ज्यादा आग लग जाती है, फिर उसके अंदर तो पेड़ भी जलना शुरू हो जाता है। तो ऐसे करके फॉरेस्ट की जो आग होती है वो अपना रूप ले पाती है। अब देखिए जो भी टेम्परेचर चाहिए होता है, मिनिमम टेम्परेचर किसी चीज को जलाने के लिए, उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर बोल देते हैं। इग्निशन मतलब कि उसको आग को शुरू करना। बोलते हैं ना गाड़ी स्टार्ट करते इग्निशन दे रहे हैं हम, या कहते हैं तो कि इग्नाइट कर रहे हैं हम इंजन को, मतलब कि उस फ्यूल को वो मिनिमम एनर्जी दे रहे होते हैं ताकि वो जलना शुरू तो करे, एक बार करेगा तो फिर उसके बाद बाकी फ्यूल जलता ही रहेगा। अब इसी चीज का इस्तेमाल हम देखते हैं मैच स्टिक्स पे, कि लकड़ी को आप डायरेक्ट ऐसे घिसेंगे किसी चीज पे तो आसानी से आग नहीं पकड़ेगी, पर इसके ऊपर एक छोटा सा क्या लगा दिया जाता है, ज्वलनशील पदार्थ लगा दिया जाता है, आमतौर पर फोस्फोरस का बना होता है वो। उसको जरा सा भी टेम्परेचर मिले ना अच्छा खासा सा, तो जल जाता है। एक बार वो आग पकड़ ले तो फिर उसकी आग से जो है लकड़ी भी जलना शुरू हो जाती है, और फिर तो पूरी माचिस की तीली जल के ही रहती है। और क्या आपको पता है कि माचिस का इतिहास बहुत पुराना है? लगभग 5000 साल पहले भी सल्फर का इस्तेमाल किया जाता था मैच स्टिक बनाने के लिए, क्योंकि आग की जरूरत तो इंसानों को हमेशा से ही रही है। सोचिए आपको रोज ही खाना बनाना था और रोज आपको आग जलानी पड़ती है, तो सबको जरूरत होगी ना हर घर में आग की, इसलिए आसान करने के लिए मैच स्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता था पहले। पर आजकल के जो मैच स्टिक आप देखते हैं वो मॉडर्न जमाने के हैं, वो लगभग 200 साल पहले ही बनाए गए। उसमें क्या फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है, वो भी पहले किया जाता था व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल ज्यादातर से, पर वो थोड़ा सा जहरीला होता था, जिसकी फैक्ट्री वगैरह में भी जो है ना वर्कर्स जान की बाजी लगा के अपना काम कर रहे होते थे। आजकल उसे चेंज कर दिया गया रेड फास्फोरस की वजह से, वो थोड़ा कम नुकसानदायक होता है। और आपको तो बताइए कि उसके टिप का जो है मेन काम क्या होता है, कि उस फ्रिक्शनल एनर्जी को, जो फ्रिक्शन आपने जो ना घर्षण जो करी आपने मैचस्टिक की, उसकी वजह से वो आग जला पाए उतने से टेम्परेचर पे ही।
तो अभी तक आप समझ गए हैं कि किसी भी चीज को अगर आपको जलाना है तो इग्निशन टेम्परेचर मतलब मिनिमम टेम्परेचर उतना देना ही पड़ेगा जिस पर आग पकड़े। कुछ चीजों का कम होता है तो कुछ चीजों का बहुत ज्यादा भी हो सकता है। जैसे लोहा वगैरह जलाना है वो भी जलता है, आग पकड़ता है वो भी, पर बहुत देर में, लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में ही पकड़ता है वो आग। जब मैंने देखी आमतौर पर वेल्डिंग वालों को, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे ही आग पकड़ता है वो। जबकि लकड़ी वगैरह थोड़े से टेम्परेचर पे ही पकड़ लेती है, और कागज तो जरा से टेम्परेचर पे ही हो जाता है काम उसका। यही चीज बता रहे हैं एक्टिविटी 6.4 में, बोल रहे हैं कि दो जो है कप बना लिए आप, पेपर के कप बनाइएगा। एक को खाली आप जलाइए और एक को जो है ना पानी भरकर जलाइए आप। ठीक है, पेपर भी होल्ड कर सकता है पानी को कुछ सेकंड के लिए, तब तक आप जो है पानी उसे भरकर जो है ना, ध्यान दिएगा कि लीक ना करे वरना मोमबत्ती बुझ जाएगी। उसे जलाने की कोशिश करिए, देखेंगे खाली पेपर का कप तो यूं ही जल जाएगा, मतलब लगाते ही जल जाएगा, दूसरा वाला कप जलेगा ही नहीं। यहाँ तक कि अगर आपने बहुत अच्छे से कप को बनाया होगा तो वो तो नहीं जलेगा, उसके अंदर का पानी जरूर उबलना शुरू हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी एनर्जी वो ले रहा है अपने अंदर से उतनी ट्रांसफर कर दे रहा है पानी को, तो वो तो गर्म हुआ ही नहीं पेपर, तो आग कहां से पकड़ेगा? छोटे बच्चों को तो ये जादू टाइप का लगेगा कुछ। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो कि आग बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं बहुत ही आसानी से, जैसे पेट्रोल, कोयला, ये सब, उन सब चीजों को हम बोल देते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस, जो कि खतरनाक होते हैं। उन पे लिखा हुआ भी होता है कि भाई ये इनफ्लेमेबल है, उससे जरा दूर रहो, इसे ध्यान से इस्तेमाल करना वरना आग पकड़ लेगा 1 मिनट से पहले। अब आप सोच रहे होंगे भाई कंबस्टिबल सब्सटेंस सब्सटेंस बोला तो शायद जो कि आग पकड़ लेता है आसानी से, तो ये समझ लिया इसका ये नेक्स्ट लेवल है, ये बहुत ही आसानी से आग पकड़ लेता है। कंबस्टिबल तो है, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि वुड वगैरह वो कंबस्टेबल है, वो उसमें आग लग सकती है अगर आप लगाना चाहें तो, पर इनफ्लेमेबल मतलब कि बहुत ही आसानी से आग पकड़ ले। जैसे केरोसिन ऑयल, जरा सा आपने उसे दिया नहीं धुआं थोड़ा सा, मतलब कि दी नहीं आग जरा सी उसे, कि वो आग पकड़ लेगा। या फिर एलपीजी गैस, ये भी आपको पता होगा, बिल्कुल चुटकी बजाते ही आग पकड़ लेता है। 6.2 में बोल रहे हैं हाउ डू वी कंट्रोल फायर। आप आए दिन सुनते रहते होंगे कि किसी घर में आग लग गई, कहीं फैक्ट्री में आग लग गई, कहीं जंगल में आग लग गई। इसके लिए हर शहर में एक फायर डिपार्टमेंट होता ही है, मतलब कंपलसरी हर जगह पे आपको मिल ही जाएगा ये। और उनके लिए एक नंबर भी होता है जिस पर कॉल करो जल्दी से भाग के आ जाएंगे फायर ब्रिगेड वाले। और आपको अपनी जगह का फोन नंबर मालूम होना चाहिए। ये थोड़ी सी दिक्कत है इंडिया के अंदर, क्योंकि अमेरिका वगैरह में क्या होता है कि एक ही नंबर पे आप कॉल करिए 911, वो आपकी सारी बातें सुन लेंगे, किसी भी तरह का क्राइम हो, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड है ना, या फिर फायर ब्रिगेड को बुलाना हो तो एक ही नंबर पे बुला सकते हैं। पर इंडिया में क्या है कि आपको नंबर ही नहीं पता, पहले वो ढूंढिए कहीं से कि नंबर कौन सा फायर ब्रिगेड का, फिर उसके बाद उस पर कॉल करिए, तब आएगी फायर ब्रिगेड। फिलहाल आपको अपनी सेफ्टी के लिए पता होना चाहिए इनका नंबर। देखिए फायर ब्रिगेड वाले हैं, ये 2-3 तरीकों से आपके घर को बचा सकते हैं, या फिर किसी भी घर को या फैक्ट्री को बचा सकते हैं आग लगने से, पूरी तरह से आग लगने से। मतलब आग लगी होगी तभी आएंगे या बाद में ही आएंगे, जाहिर सी बात है, पहले तो आएंगे नहीं। पहले तो ये बिजली की सप्लाई वगैरह बंद कर देंगे ताकि करंट लगने का खतरा ना हो। उसके बाद ये पानी डालना शुरू करेंगे, जिससे क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा और पानी के जो बबल्स हैं वो जो है ऑक्सीजन के लिए रास्ता भी कम देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आग जल्दी से जल्दी बुझ जाएगी। पर पानी हर चीज का सॉल्यूशन नहीं है, पता है क्यों? मान लीजिए कि वो आग लग गई पेट्रोल वगैरह में, या फिर अल्कोहल शराब वगैरह में, उसमें क्या होता है कि ये सब होते हैं हल्के पानी से हल्के होंगे, पानी आप डालेंगे पानी के ऊपर आ जाएगा वो, फिर आग पकड़ लेगा। तो पानी से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पर आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देंगे या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस उसके ऊपर छोड़ देंगे, कोई पाउडर वगैरह डाल देंगे, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाए, तो उसकी आग भी बुझ जाएगी आपकी। देखिए जैसे कि आग जलाने के लिए 3 रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है ना, वैसे ही आग बुझाने के लिए भी 3 ही रिक्वायरमेंट चाहिए आपको। तीनों में से कोई एक भी चलेगा, या तो टेम्परेचर घटा दिए वहां का तो आग जलना बंद हो जाएगी, या फिर जो है फ्यूल हटा लिए वहां से, तो खाली ऑक्सीजन और टेम्परेचर साथ में मिलकर करेंगे क्या? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आग बुझ जाएगी। या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई काट दिए तब भी आग बुझ जाएगी। पर ये बिल्डिंगों में जो फायर लगती है ना, उसका फ्यूल वो खुद ही होते हैं, वो बिल्डिंग के अंदर ही आग लगी होती है, तो वहां से फ्यूल को तो हटा नहीं सकते, तो एक ही काम रह जाता है, या कहीं तो 2 काम रह जाते हैं, या तो आप जो वहां का टेम्परेचर कम कर दीजिए, या फिर वहां से सप्लाई कट कर दिया आप ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की सप्लाई कट करी जा सकती है अगर छोटी मोटी आग लगी हो तो। जैसे कि आपने फायर एक्सटिंग्विशर देखे होंगे, हर बिल्डिंग के अंदर होते ही हैं आमतौर पे। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है और बहुत भर के हाईली कंप्रेस्ड गैस होती है ये, तो बहुत ज्यादा इसे ना दबा दबा के भरा जाता है। तो ये छोटा सा आपको दिखने में देख लग रहा होगा ये सिलेंडर, पर इसमें होती बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है। इसको बाहर फेंक देते हैं कहीं पे भी आग लगी हो तो। और इसका फायदा ये भी होता है कि अगर आपका इलेक्ट्रिकल स्विचेस में भी अगर आग लगी है तो उसमें भी कारगर होता है, जिसपे आप पानी वगैरह नहीं फेंक सकते वरना शॉक लगने का खतरा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड करता कुछ नहीं है, हवा की जगह पे वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई सीधे सीधे। और कार्बन डाइऑक्साइड होता है थोड़ा सा भारी हवा के मुकाबले, तो कोई भी चीज जिस पे आग लगी होती है ना, जाकर उससे बैठ जाता है, चिपक जाता है, अब उसको मौका ही नहीं मिलता ऑक्सीजन को आकर टकराने का उससे, तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो गई, बुझ गई आग।
6.3 में बोल रहे हैं टाइप्स ऑफ कंबस्शन। देखिए आप अपने घर की गैस जलती हुई देखेंगे ना तो बिल्कुल सीधी सी आग निकल रही होगी, बिल्कुल शांत सी आग। जबकि लकड़ी वगैरह जलाएंगे तो फुक फुक इस तरह की जल रही होगी, मतलब उसकी लौ इधर उधर भाग रही होगी। जबकि कोयले की आग थोड़ी और डिफरेंस होती है। उसमें क्या होता है, आमतौर पे फ्लेम निकलते ही नहीं है, वो बस अपना जलता रहता है, रेड कलर का दिखता है हमें, होता गर्म है काफी, है ना, तो लाइट उसकी अलग तरीके से दिखती है हमें। और फोस्फरस, फोस्फोरस तो कुछ अलग ही काम करता है। वो इतना ज्यादा ज्वलनशील होता है, मतलब इतना ज्यादा आसानी से आग पकड़ लेता है कि उसे गर्मी की जरूरत ही नहीं है आमतौर पे, हमें अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो रूम टेम्परेचर पे ही जल जाता है। और जलता भी ऐसे है जिसे हम रैपिड कंबशन बोलते हैं, मतलब बहुत ही फास्ट, जो कि एक तरह से हमें ब्लास्ट के रूप में देखने को मिलता है। ब्लास्ट होता क्या है, रैपिड कंबशन ही तो होता है, बहुत जल्दी वो धमाका कर देता है, अचानक से पूरा का पूरा फ्यूल जल जाता है वो। ऐसी कंबस्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, मतलब कि अपने आप उसके आग लग जाना। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि आपने कुछ नहीं करा उसमें, वो खुद ही कर दिया उसने जो भी करना था। अब रैपिड कंबस्शन और स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में ये डिफरेंस है, रैपिड मतलब कि बहुत तेज कंबस्शन हो रही है, जरूरी नहीं वो स्पॉन्टेनियस भी हो, कि उसमें जो है हम हमें कुछ करने की जरूरत भी पड़ सकती है तब जाके वो रैपिड कंबस्शन हो, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। पर स्पॉन्टेनियस क्या है कि भले ही वो खतरनाक हो या ना भी हो, इतनी तेज जले ना जले, पर अपने आप वो शुरू हो जाएगा जलना, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। रैपिड का मतलब बहुत तेज जलना, स्पॉन्टेनियस अपने आप जलना, कोई चीज अपने आप ही जलना शुरू हो गई तो उसको बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। जैसे कि फास्फोरस ये रैपिड भी है और स्पॉन्टेनियस भी है, इसीलिए एक बम की तरह काम करता है ये। अब यहाँ पे एक वार्निंग भी है कि बिना अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस के आप कुछ भी जो है जलाने मत पहुंच जाइएगा। कह रहे हैं कि कोयले की खदानों में कोल डस्ट होता है, मतलब बुरादा कोयले का, वो गर्मी की वजह से ना खुद ही आग पकड़ लेता है, जिसकी वजह से बड़ी बड़ी आग लग जाती है कोल माइंस में। और जंगलों में लगी हुई आग भी तो स्पॉन्टेनियस होती है, खुद ही लग जाती है, कोई थोड़ी ना जलाने आता है। वो आमतौर पे सूरज की गर्मी की वजह से भी आती है, कई बार लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से भी आती है, मतलब बिजली कड़की, अब वो भी बहुत गर्म होती है, किसी एक जगह पे भी कड़की, वो पूरे जंगल में आग लगा दिया उसने। पर ये भी देखा गया है कि बहुत सारे जो रेन फॉरेस्ट फायर्स होते हैं वो इंसानों की लापरवाही की वजह से होते हैं। कुछ लोग जाते हैं घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, कैंप फायर जला देते हैं वहां पे, और जलाने के बाद भूल जाते हैं उसे बुझाना, बुझाना भूल गए, पर प्रकृति कुछ नहीं भूलती, वही आग बढ़ती चली गई, अब वो तो आ गए सारे घूम घाम के फैमिली घर पे, अब न्यूज पे देखने के, अरे भाई आग लग गई। देखिए फायर क्रैकर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि फायर क्रैकर्स में होता क्या है, कंबस्टन होती है पर बहुत ज्यादा रैपिड कंबस्टन होती है, बहुत फास्ट, उसी चीज को हम एक्सप्लोजन बोल देते हैं। जो फटता है तो हीट भी निकलती है उसके अंदर से, साउंड भी निकलता है, और लाइट तो निकलती है, लाइट आपको दिखती है ना फायर क्रैकर्स की। 6.4 में बता रहे हैं फ्लेम्स। जलती हुई लौ को हम फ्लेम बोल देते हैं, वो जो आग लगी हुई है उसको ही फ्लेम बोलते हैं हम। वो भी अलग अलग तरह की हो सकती है, किसी में बहुत ज्यादा ज्यादा फ्लेम दिखने को मिलती है, बड़ी बड़ी आग हो, तो कहीं पे छोटी फ्लेम भी दिख सकती है, जैसे मोमबत्ती वगैरह की। तो देखिए ये है लालटेन है आपकी, इसकी अलग तरह की फ्लेम होगी, मोमबत्ती की थोड़ी अलग होगी, ये बंसन बर्नर है इसकी थोड़ी अलग होगी फ्लेम। ये देखिए मोमबत्ती है, ये चूल्हा है, तो फ्लेम भी बहुत तरह के होते हैं। अब देखिए कुछ चीजों को जलाने से फ्लेम निकलता है और कुछ चीजों को जलाने से नहीं भी निकलता, वैसे जिसमें से नहीं निकलता है ऐसे बहुत ही कम सब्सटेंस है। पर फिर भी देखिए इन सारे मटेरियल को जलाएंगे ना तो मेरे ख्याल से लगभग सभी में फ्लेम निकलने वाला है, चारकोल मतलब कि कोल को छोड़कर। क्योंकि कोल जो है क्या वो बस लाइट देता है, फ्लेम तो आमतौर पे देता नहीं है, रेड कलर का बस दिखना शुरू हो जाता है। 6.5 में बता रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। अब फ्लेम के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए एक्टिविटी 6.5 में बोल रहे हैं कि एक मोमबत्ती जलाइए, उसके बराबर में एक ग्लास ट्यूब रख दीजिए, तो ये फ्लेम जो है ना ट्रेवल करते हुए देखिए यहाँ तक आ गए, और यहाँ पर भी आप जो है लकड़ी जला सकते हैं यहाँ पे। ये कैसे हुआ सोचिए, ये यहां से यहां तक ट्रेवल करके आ सकती है फ्लेम। इसका मतलब है ये जरूर इसके अंदर कोई ठोस सब्सटेंस है कोई, ये बस हवा में नहीं है, ये चीज खाली लाइट नहीं है, ये लाइट को ऐसे ट्रेवल कराना आसान थोड़ी है। लाइट के साथ साथ इसके अंदर कोई चीज है जो जल रही है। वो जल क्या चीज रही है, मान लिए कि आपने अगर पेपर जलाया होता तो पेपर के पीसेस वो जल रहे होते ना फ्लेम के अंदर में, फ्लेम के अंदर मतलब कि वो आग अभी तक लगी रही है, उसके पेपर के पीसेस में छोटे छोटे टूट चुके हैं, हवा में जा चुके हैं, वो आग लग रही है। फिर लगने के बाद जब एक बार पूरा वो जल चुका होता है ना, वो धुएं में कन्वर्ट हो जाता है वो, ठीक है, वो धुएं में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे असल में अगर पूरी तरह से जला होता ना तो उसका धुआं भी नहीं निकलता, पर पूरी तरह से नहीं जलते हैं आमतौर पे पेपर वगैरह और ज्यादातर चीजें, तो इसलिए उसका धुआं भी निकल जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो है हम इस वैक्स को जलते हुए देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ना आप मोमबत्ती वैक्स की बनी होती है, ये वैक्स को या फिर हम पैराफिन वैक्स होता है एक तरह का ये, जो कि लगातार जल रहा होता है, हमें दिखता नहीं है, हमें लगता है कि ये ऊपर की खाली ये जल रही है छोटी सी जो
पॉइंट होती है जो कि मतलब पतला का सा धागा है, उसमें आप आग लगते हुए देखते हैं। पर इसका फ्यूल क्या होता है? वो वैक्स ही होता है। वो वैक्स जो है धीरे धीरे जल रहा होता है, जो कि हवा के अंदर जाके मिक्स हो रहा होता है, और ये इतने अच्छी तरीके से जलता है कि इसका आसानी से हमें धुआं देखने को नहीं मिलता। आपने देखा कभी मोमबत्ती जल रही हो तो धुआं निकलते हुए? नहीं देखेंगे। जब आप बुझाएंगे मोमबत्ती तब जरूर निकल रहा होगा धुआं, जो बचा हुआ होगा पैराफिन। वरना जो है आमतौर पे बहुत अच्छे से कंबस्शन होती है इसकी। अब यही जो बचा हुआ वैक्स होता है ना, वो जल रहा होता है यहाँ पे, जहां तक ये रेड कलर का है ना, ये जल ही रहा होता है, प्रोसेस में होता है। प्रोसेस कंप्लीट होते होते यहाँ तक, जब तक ऊपर तक आता है ना जलकर, तब तक ये पूरा जल चुका होता है वैक्स। इसलिए ये वाला पॉइंट जब पूरा जल चुका होता है वैक्स, ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा गर्म होता है किसी भी फ्लेम का ना। ये वाला पॉइंट जहां पे वो खत्म हो रहा होता है जलना, वो पॉइंट जो है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये साइड तक भी, ये पूरा से बहुत ज्यादा गर्म होता है। आमतौर पर ब्लू कलर का देखने को मिलता है हमें ये। तो ये देखिए यहाँ पर ये जला नहीं था, और इसी पॉइंट को हमने यहाँ तक ले आया। देखिए इसी कलर का दिख रहा है आपको, बीच के कलर का, क्योंकि ये पूरी तरह से जला नहीं है अभी तक वैक्स। अब ये बाहर निकलेगा तो जल जाएगा ये पूरा। इस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट या फिर कहें तो गैस की स्टेट में चेंज हो रहा है ना ये। तो आग लगने को हम वेपराइजेशन भी बोल देते हैं। अब ये देखिए इसका एक और सबूत है हमारे पास, कि आप जो ग्लास का स्ट्रिप ले लिए, उसको ऊपर रखिए थोड़ी देर तक, और मतलब मोमबत्ती के ऊपर थोड़ी देर बाद हटाएंगे तो देखेंगे ये कालिक जम चुकी है। ये है वही बचा हुआ वैक्स जो पूरी तरह से जल नहीं पाया है। ये बीच में रखा ना आपने, इसलिए कालिक आ गई। बहुत ऊपर रखते हैं आप तो ये कालिक भी नहीं दिखती आपको। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से जल चुका होता वैक्स, और इधर उधर हवा में मिक्स होकर उड़ जाता। पर आपने वो जलने से पहले बहुत पास रखा था इसको, जब तक वो जलता नहीं है पैराफिन वैक्स जो है आपका, तो उस पॉइंट पे आपने रखा है, इसलिए आपको कालिक दिख गई यहाँ पे। एक और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप। एक कॉपर का वायर ले लिए, उसको आप जो है आग के अंदर डालिए, तो देखेंगे कि आग के अंदर वाला हिस्सा जो है ना इतना गर्म नहीं होगा, वो रेड कलर का नहीं होगा। जबकि इसके बाहर का जो हिस्सा, जरा सा बाहर, बिल्कुल फ्लेम के बाहर का, वो हिस्सा जो है रेड हॉट हो चुका होगा। मतलब कि फ्लेम के जस्ट बाहर का हिस्सा जो है सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वहां पर पूरी तरह से जल के खत्म हो चुका होता है वैक्स। वहां पे पूरी तरह से जल चुका होता है, पूरी तरह से हवा के अंदर मिक्स हो चुका होता है, मतलब पूरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है उसकी ऑक्सीजन के साथ। इस पॉइंट पे सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है, इसलिए सबसे ज्यादा गर्म हिस्सा भी वही होता है। ये चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए नीचे वाला पॉइंट तो आपको पता है, जिसके ऊपर वैक्स चिपकी हुई होती है, ठीक है। नीचे से वैक्स जो है ना, वो जलना शुरू होती है तो ऊपर की तरफ आती है, इसलिए इसके ऊपर भी जो है ना, ये धागा है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी वैक्स हमेशा चिपकी हुई रहती है। जिसके आसपास का हिस्सा सबसे कम गर्म होता है, ये गर्म नहीं होता है। देखिए लीस्ट हॉट लिखा हुआ है। और फिर उसके बाद मिडिल पार्ट ये थोड़ा ज्यादा हॉट होगा, क्योंकि यहाँ पे जलने की प्रक्रिया हो रही है, वो मतलब अपने रास्ते में। फिर उसके बाद और ऊपर जाएंगे, ये भी ठीक ठाक हॉट होगा, ये भी रास्ते में ही है। फिर वो रास्ता पूरा होते होते यहाँ देखिए हॉटेस्ट पार्ट पे आ जाएगा, ये जो बाहर का हिस्सा है। मतलब हर तरफ से इधर इधर, हर तरफ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है ना, जहां भी कंप्लीट हो जाए रिएक्शन उधर से निकलने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही इसका बाहर वाले हिस्से तक आता है, जब तक ये, तब तक ये पूरी तरह से जल चुका होता है वैक्स। जब पूरी तरह से जल गया तो बहुत ज्यादा गर्मी भी छोड़ दी उसने वहां पर, इसलिए हो गया ये हॉटेस्ट पार्ट, बाहर वाला हिस्सा। क्या लिख रखा है यहाँ पे? आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन। ये किस कलर का दिखता है हमें? आमतौर पे ब्लू कलर का। और ब्लू कलर आपको जो है अपने घर के एलपीजी गैस को जलते हुए देखने पे भी दिखता है आपको, है ना। घर का स्टोव है, वो भी ब्लू कलर की लाइट दे रहा होता है, मतलब कि वो भी बहुत अच्छी तरह से जल रहा है, उसका भी धुआं वगैरह नहीं निकलता। अब देखिए सोनार वगैरह भी बहुत तेज दिमाग के होते हैं। वो क्या करते हैं कि हमेशा आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है ना फ्लेम का, उसी का इस्तेमाल करते हैं वो पिघलाने के लिए। सोने को उस पर फूक मारते हैं, फूक मारते हैं कि आउटर मोस्ट हिस्सा जो है ना जाकर गर्मी दे सोने को, और उसको पिघला दे। वो चाहता तो अंदर के हिस्से को भी फूक मार सकता था, पर उसे पता है कि वो इतना गर्म नहीं है, और गर्म नहीं है साथ ही साथ उसके अंदर जो है कालिक भी है, वो कालिक जाके चिपक जाएगी। अंदर का हिस्सा जो है पूरी तरह से जला हुआ नहीं है ना, वो तो अभी जलने की प्रोसेस में है। उसे मैं चिपका दूंगा गोल्ड के ऊपर तो वो काला कर देगा गोल्ड को, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पर ये कालिक चढ़ जाएगी उसके ऊपर, इसलिए वो हमेशा साइड में फूक मारता है फ्लेम के, मोमबत्ती के साइड में फूक मारता है। वो वही हिस्सा जो है जाकर चिपकता है गोल्ड के ऊपर। वैसे कहेंगे तो चिपका नहीं, मतलब वो गया और गोल्ड को गर्म कर दिया उसने। 6.6 में बोल रहे हैं व्हाट इज फ्यूल। फ्यूल देखिए क्या है, कोई भी चीज जिसको जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको हम फ्यूल बोल देते हैं। आमतौर पे सस्ता होना चाहिए, आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, और जलना चाहिए अच्छे खासा अमाउंट में। और देखिए अगर कोई बहुत अच्छा फ्यूल है ना, तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा, बहुत ज्यादा अच्छे से एनर्जी भी देगा जलने के बाद, मतलब हीट एनर्जी भी देगा, लाइट एनर्जी भी देगा, और कोई हार्मफुल गैस भी नहीं निकालता होगा अपने अंदर से। तो ऐसा कोई आइडियल फ्लूइड अभी तक तो हमें मिला नहीं है। पर उसके अलावा भी बहुत सारे हैं चीप अल्टरनेटिव्स। हमारे पास जो पेट्रोलियम है, एलपीजी गैस है, सीएनजी गैस है, बहुत सारी चीजें जलाने के लिए, कोयला वगैरह भी है। और देखिए
फ्यूल जो है आपका सॉलिड में भी पाया जा सकता है, ऐसे कोयला वगैरह, लिक्विड में भी पाया जा सकता है, ऐसे पेट्रोल वगैरह, गैस में भी पाया जा सकता है जैसे कि सीएनजी वगैरह। ये चीज आपके स्टेबल में लिखी हुई है, स्टेबल को और आगे तक कर दी है, कुछ आपको बताओ तो और इसमें नाम ऐड कर दिए। 6.7 में बोल रहे हैं फ्यूल एफिशिएंसी, मतलब कि कोई फ्यूल कितना अच्छा है, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो 1 किलो जब आप जलाएंगे उसका सब्सटेंस का, तो उसमें से कितनी एनर्जी निकलेगी। अब आप 1 किलो कागज जलाइए, इतना ज्यादा फ्लेम नहीं निकल पाएगा उसमें से, पर 1 किलो जब आप जलाएंगे ना पेट्रोल को, तो उसमें से बहुत बहुत आग निकलेगी, बहुत ज्यादा। तो ज्यादा एफिशिएंट क्या हुआ, जाहिर सी बात है पेट्रोल। इसी चीज को हम उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी बोल देते हैं। कैलोरी बोल देते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी को, कि कितनी एनर्जी छोड़ रहा है, और कैलोरीफिक वैल्यू तो आपको पता ही है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एनर्जी छोड़ रहा है, वो उसी को बोल देते हैं, उसका नाप है एक तरह से। इसको आप किलो जूल पर केजी में भी नाप सकते हैं, ठीक है। अब किलो जूल मतलब 1000 जूल, और जूल क्या होता है और कैलोरी क्या होता है, ये दोनों ही आपका एनर्जी नापने का एक यूनिट है, ठीक है। ये सब आप हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप देखिए कि काओ का जो डंग होता है, आपको पता है कि काओ डंग का जो केक होता है जिसको ओपला वगैरह बोलते हैं, उसको सुखाकर इस्तेमाल करते हैं गांव के लोग जो है खाना बनाने के लिए। तो उसमें कितनी बहुत ही लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है, लगभग 6000 से 8000, मतलब 1 किलो जलाएंगे तो इतनी सी एनर्जी निकलेगी आपकी 1 किलोग्राम पे। जबकि वुड की इससे ज्यादा है, कोल की इससे भी ज्यादा है, और बाकी सारी चीजें उससे भी ज्यादा ज्यादा है। एलपीजी की देखिए सबसे ज्यादा दिख रही है यहाँ पर। फिर एलपीजी से भी ज्यादा है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की देखिए सबसे ज्यादा 1.5 लाख के आसपास 1 किलोग्राम की। पर हाइड्रोजन हमें मिलता बड़ी मुश्किल से, इसलिए आप हाइड्रोजन की कारें आसानी से देखते नहीं। हालांकि है दुनिया के अंदर हाइड्रोजन से चलने वाली कार भी, पर उसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल है और बनाना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जगह बहुत सारी घेर लेता है वो। अब बोल रहे हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। किसी भी चीज को आप जलाएंगे ना, जाहिर सी बात है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अलग अलग तरह की गैसेस बनाएगा। कई मामलों में ज्यादा खतरनाक नहीं होंगी गैस, जैसे कि आपने सीएनजी जलाई, एलपीजी जलाई, तो कोई इतना नुकसान नहीं होगा उस चीज से पर्यावरण को। पर आपने मान ली पेट्रोल जलाया, डीजल जलाया, तो उससे क्या होता है कि उसमें अलग अलग तरह के खतरनाक सब्सटेंस भी निकलते हैं। जैसे कि अनबर्न्ड कार्बन निकलता है आपका कोल से। वो क्या होता है अनबर्न्ड कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है जो कि जहरीला होता है इंसानों के लिए। और पेट्रोल जलाते हैं तो उससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, और हमारे भी शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। और पूरी तरह से जब जलता नहीं है ना कार्बन, उसको अच्छे से अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो निकालता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जहरीला है काफी हमारे शरीर के लिए। कैसे से जहरीला है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। बस ऐसा है कि ना हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो है सोखता रहता है, हमारे ब्लड सेल्स जो है हमेशा हवा के अंदर में से। तो ऑक्सीजन की आप सीधे कार्बन मोनोऑक्साइड सोख लेते हैं, उसी को ले आते हैं सेल की तरफ। सेल बोलता है अरे तेरी की ये क्या ले आया भाई, हम तो इंतजार कर रहे थे ऑक्सीजन का, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ले आया, इसका हम क्या करेंगे, चार डालेंगे। और इतनी देर में देखते देखते हम मर ही जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे कई बार हादसे हो चुके हैं, जिन्होंने घर के अंदर बंद कमरे के अंदर जो है ना, ठंड लग रही थी उन्हें, उन्होंने जला लिया कार्बन, वो चीज जला ली उन्होंने, कोयला। कोयला जलाने के बाद उन्हें पता चला कि, मतलब उन्हें तो नहीं पता चला, पर केमिकल रिएक्शंस ने अपना काम करा। जब तक ऑक्सीजन उन्हें अच्छा अमाउंट में मिली, कार्बन डाइऑक्साइड बना, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे ही हवा के अंदर ऑक्सीजन कम हुई, उन्होंने कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना शुरू कर दिया। वो इंसानों के शरीर में गया, तो इंसानों के शरीर में फिर वो एनर्जी मिली नहीं, तो वो उठ भी नहीं पाए, जाग भी नहीं पाए, वो नींद में ही मर गए बेचारे। ऐसा कई बार होता है, इसलिए बताया जाता है कि कभी भी जो है बंद कमरे के अंदर कोयला जला के नहीं सोना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे फ्यूल हैं जिसे जलाने से जो है ना ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है ना ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस को कहते हैं हम ग्रीन हाउस गैस, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है कि ग्लेशियर्स वगैरह पिघल जाते हैं, समुद्र का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, बहुत सारे कोस्टल एरियाज वो पानी के अंदर डूब जाते हैं। क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्लाइमेट के मतलब कहीं पे जो है बाढ़ ही आ रही है, तो कहीं पे सूखा पड़ रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है, कहीं पे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो ये ज्यादा नुकसान पहुंचता है पर्यावरण को उससे। और हवा के अंदर जो आपको पता है जहरीली गैसेस जैसे सल्फर वगैरह और बहुत सारे अलग अलग तरह के गैसेस जो है वो फैल जाते हैं, जो फिर बरसते हैं ना पानी के साथ, तो एक तरह का तेजाब बना लेते हैं, तो इंसानों के ऊपर पड़ते हैं, उन्हें भी नुकसान पहुंचाते हैं, वरना इमारतों पे भी नुकसान पहुंचाते हैं। उस चीज को हम बोलते हैं एसिड रेन। अब ऐसी कोशिश की जा रही है कि पेट्रोल और डीजल को इस्तेमाल करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां सीएनजी पे चलें। सीएनजी जो है ना वो जलने के बाद काफी कम नुकसान वाले गैसेस को निकालता है, मतलब पर्यावरण के लिए काफी अच्छा है। इसीलिए सीएनजी पे चली हुई गाड़ियां जो है ना आमतौर पे ग्रीन कलर की पेंट की जाती हैं। ठीक है, यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है।